स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा, रूरल बैंकिंग के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं पिछले 3 से 4 एग्जामिनेशन में, उसको मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। और दोस्तों इसमें आप इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, क्योंकि जो पॉइंट्स आपने पढ़ रखा है वो भी रिकॉल हो जाएगा। यदि कहीं छूट भी गया हो तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए बीसीआर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बीसीआर का फॉर्मूला जान लीजिए। ये बेसिकली एक रेशियो है। इसके नंबरेटर में लिखते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है। तो नंबरेटर में बेनिफिट रहेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों बीसीआर यही होता है, समेशन ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ बेनिफिट डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ बीसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट। बीसीआर के रिगार्डिंग दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, बीसीआर यदि 1 से बड़ा है या बराबर है तो इसका मतलब कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो वायबल है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपका बीसीआर यदि 1 से कम है, यदि इक्वल नहीं, यहाँ 1 से कम है, तो इसका मतलब कि प्रोजेक्ट नॉन वायबल है, प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बीसीआर के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो हमारा मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 25 सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी के। 20 इट कंसर्न विद 25, ये सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में सबको समझा रहा हूँ। सो इट कंसर्न विद द 25 सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। चलिए ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा जीएम। जीएम यदि एटीसी से ज्यादा हो तो हमारा आरएफआई जो है वो वैल्यूएबल होता है, वायबल होता है, ठीक है। जीएम यदि हमारा एटीसी से बराबर हो तो उस केस में आरएफआई जो होता है वो ब्रेक इवन होता है। और यदि हमारा जीएम जो है एटीसी से कम हो तो उस केस में दोस्तों आरएफआई जो है वो नॉन वायबल होता है। प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स कम टू द फोर्थ नंबर पॉइंट। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे विलेज इंडस्ट्री कैपिटल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस विलेज इंडस्ट्री कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको हिली एरिया यदि रहे तो वहां पे ध्यान रखिएगा ₹50,000 पर हेड। ओके, और यदि अदर केस रहे तो बाकी केस में क्या होता है, बाकी केस में हमारा होता है ये 1 लाख रुपीज, 1 लाख। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में दोस्तों आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट ध्यान रखना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मैं फॉर्मूला बता दूं, इक्वल इंस्टॉलमेंट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा नंबरेटर में रहेगा अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और प्लस क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग बेसिकली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, नॉट इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेट मी टेल यू। सो इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय सीआरएफ। आप पूछेंगे ये सीआरएफ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं सीआरएफ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर होल टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारा सीआरएफ का फॉर्मूला होता है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, आर क्या है, आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। So what is this R? This R is nothing but rate of interest. Please remember it. Okay.
चलिए उसके बाद दोस्तों टर्म लोन का डेफिनेशन आपको पता है या नहीं पता है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। टर्म लोन का जो टेन्यूर होता है वो 18 मंथ से ज्यादा का होता है। प्लीज रिमेंबर इट, टर्म लोन टेन्यूर इज मोर देन 18 मंथ्स। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों टर्म लोन की रिपेमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं। रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन, तो टर्म लोन का रिपेमेंट के बारे में ध्यान ध्यान रखिएगा पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारे इसमें देखिए कंडीशन क्या है कि यदि हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है, तो उस केस में 50% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम, और यदि हमारे बाकी फार्मर्स जो हैं अदर्स फार्मर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 50% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम और अदर फार्मर के लिए 75% ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। हम लोग सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 में आपको ध्यान रखना है भारत में टोटल आरआरबीज कितने हैं, तो टोटल आरआरबीज है 43। 10 नंबर पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे है केला सुरक्षा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि बेसिकली एक स्कीम है, तो बेसिकली ये कोकोनट टी क्लाइंबर के लिए है। कोकोनट टी क्लाइंबर ये स्कीम है केला सुरक्षा। इसके बारे में आपको बता दूं, बेसिकली ये इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, 2 लाख इंश्योरेंस। एंड इसमें दोस्तों 75% जो है बोर्ड का कंट्रीब्यूशन है और बाकी 25% जो है वो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है। प्लीज रिमेंबर इट। चलिए ये 10th पॉइंट था। 11th नंबर पॉइंट की बात करें हम लोग, तो 11th नंबर पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, एक होता है हमारा FIF। इसका फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड। तो व्हाट इज दिस FIF? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। देखिए FIF बेसिकली क्या है कि हमारा जो 0.5% का जो एक्सेस होता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ 0.5% RIDF, ठीक है, और इसका कॉर्पस कितना का है? 2000 करोड़ का कॉर्पस है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों हम लोग 12th नंबर पॉइंट पे आते हैं। लेट्स कम टू द 12th नंबर पॉइंट। तो 12th नंबर पॉइंट में मैं आपको बताता हूं एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन, ठीक है, इसको AFA बोलते हैं। AFA का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन। प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म AFA, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, AFA में क्या याद रखना है कि एवं ₹15,000 फॉर रेक्यूरिंग ई मैंडेट, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। चलिए सो दिस पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, और भी कुछ पॉइंट आपको मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। CGTMSE के बारे में बताता हूं। ओके, CGTMSE पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये CGTMSE का फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसमें सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है, इंप्लीमेंटेड, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है? तो हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड SIDBI, इनके द्वारा ये पार्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया। और कॉर्पस कौन देता है ये भी ध्यान रखना है इसमें आपको। कॉर्पस कौन प्रोवाइड करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI, ये दोनों मिलकर इसे कॉर्पस प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड वो है गारंटेड अमाउंट। गारंटेड अमाउंट कितना है दोस्तों?
वो है हमारा 75% ऑफ लोन अमाउंट, यानी लोन 1 लाख का है तो 75,000 गारंटेड अमाउंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ सीजीटीएमएससी से रिलेटेड। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कोलेटरल फ्री लोन, मतलब सीजीटीएमएससी में कोलेटरल फ्री लोन होता है, ठीक है, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन। और कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जो हमारे एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज हैं और जो हमारे नए इंटरप्राइज हैं, ये दोनों के दोनों इस पार्टिकुलर स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो सीजीटीएमएससी आपको याद रहेगा। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट एक और स्कीम के बारे में आपको बता देते हैं हम लोग। एक तो स्कीम है आपकी, इसके बारे में जानकारी होगी आपको, पीएमजेडीवाई एंड बीएसबीडीए, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों बेसिकली इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये स्कीम किसके लिए है? अनबैंक्ड रूरल एरिया के लिए है, यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। कम से कम 25% जो है ना ब्रांच वो उस साल में ओपन होना चाहिए। अच्छा, एक और स्कीम है जिसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ECLGS। पता है आपको क्या होता है ये? ECLGS का फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। तो दोस्तों इसमें क्या है कि 100% गारंटी है, किसके लिए? बैंक के लिए। 100% गारंटी फॉर बैंक्स, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और जो कितना का गारंटी होता है? तो गारंटी मिलता है 4.5 लाख करोड़, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाएगा आपसे, ये इसका स्लोगन पूछा जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का स्लोगन, ठीक है। तो इसका स्लोगन ध्यान रखिएगा, एवरी हाउसहोल्ड और है एवरी अनबैंक्ड एडल्ट। ये सारा डेटा आपके बुक से लिया गया है, रूरल बैंकिंग के बुक से, मैकमिलन बुक से, और उसको मैं आपको हाईलाइट करके प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो बीसीआर के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों कुछ स्कीम के बारे में जानकारी ले लीजिए आप। तो पहला स्कीम के बारे में बताऊंगा वो है प्रधानमंत्री पीएमईजीपी। फुल फॉर्म बताएंगे इसका? बिल्कुल बताएंगे फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चलिए आप फुल फॉर्म देख लीजिए इसका। अब फुल फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इम्प्लीमेंट किसने किया। तो इसको इम्प्लीमेंट किसने किया दोस्तों? इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया केवीआईसी। आप पूछेंगे केवीआईसी क्या होता है? तो केवीआईसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो केवीआईसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया ये स्कीम है। और इसमें दोस्तों एज क्या होना चाहिए इस स्कीम के लिए? जो एज की रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी अबव 18 इयर्स, और 11 और दोस्तों 8 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है पीएमईजीपी से रिलेटेड वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ध्यान रखिए, यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है तो 25 लाख, 25 लाख, ठीक है। और यदि बिजनेस या सर्विस है तो उस केस में 10 लाख, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में कितना है और बिजनेस सर्विस में कितना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है पीएमईजीपी से रिलेटेड वो है दोस्तों सब्सिडी कितने का मिलता है। तो दोस्तों सब्सिडी से रिलेटेड पॉइंट को देखिए। सब्सिडी से रिलेटेड पहला पॉइंट है, यदि अर्बन एरिया है तो दोस्तों यदि जनरल केस है तो उस केस में सब्सिडी मिलेगा 15% का, और जो हमारा मार्जिन होगा वो होगा कितने का? 10% का, ठीक है। मार्जिन कितने का होगा? 10% का होगा। यदि हमारा स्पेशल एरिया है
स्पेशल एरिया है तो उसमें सब्सिडी मिलता है 25% का, मार्जिन होता है 5% का। यहाँ पे मैं सब्सिडी लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि हमारा रूरल एरिया है, इफ इट द एरिया इज रूरल, ठीक है, तो रूरल एरिया में यदि जनरल है तो सब्सिडी मिलेगा 25% का और मार्जिन होगा 10% का। एंड फाइनली इफ द एरिया इज स्पेशल, यदि स्पेशल एरिया है तो सब्सिडी मिलेगा 35% का, मार्जिन होगा 5% का। अब स्पेशल के अंदर क्या क्या आता है वो देख लीजिए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ठीक है, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, ये सभी हमारे किसके आते हैं, स्पेशल के अंदर आते हैं। तो देखिए सब्सिडी इस प्रकार से मिलता है। अब इसके अंदर इंडिविजुअल कौन कौन से हो सकते हैं, SHG हो सकते हैं, फिर सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये PMEGP के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वो है RIDF। क्या है इसका फुल फॉर्म, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग RIDF बोलते हैं। इसके बारे में आपको पॉइंट बता देता हूं। देखिए ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसका इनिशियल कॉर्पस जो था वो है 2000 करोड़। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, कॉर्पस कितने का है, 2000 करोड़ का कॉर्पस है, ठीक है। अब ये इनिशियल कॉर्पस था, अब जो है ये हो चुका है कितना का, 4,18,408 करोड़ का, ठीक है। दिस इज द करंट सिचुएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, जो 2021-22 का बजट था वो था हमारा 40,000 करोड़ का, ठीक है। क्वांटम, अब देखिए RIDF में जो क्वांटम ऑफ लोन होता है उसके बारे में आपको बता दूं। क्वांटम कितना होता है, 80 to 95% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें एक की पॉइंट क्या है कि रिम्बर्समेंट जो होता है वो कहां से होता है, रिम्बर्समेंट होता है नाबार्ड से, यानी नाबार्ड रिम्बर्स करती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इनिशियली जो रिम्बर्समेंट होता है उसके बारे में ध्यान रखिए। इनिशियल जो रिम्बर्समेंट होता है वो होता है @ 30%। कितना परसेंट होता है रिम्बर्समेंट, 30% होता है। कहां पे, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरिया। और 20% पे होता है रिम्बर्समेंट कहां पे, अदर स्टेट। सिक्योरिटी की यदि हम बात करें तो सिक्योरिटी में दोस्तों आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या मैंडेट लेना पड़ेगा, यही सिक्योरिटी है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या मैंडेट, ये हमारा क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग RIDF के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्पस को क्रिएट किया गया शॉर्टफॉल राइजिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो बैंक का रेट लगेगा RIDF के अंदर। और इसमें जो एक्टिविटीज होते हैं, गतिविधियां जो होती हैं, उसमें हमारा एग्री एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा सोशल सेक्टर, और तीसरा पॉइंट है हमारा रूरल कनेक्टिविटी। प्लीज रिमेंबर दिस एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, दैट इज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में पॉइंट ध्यान रखिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी हो या हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रिपेमेंट जो होता है वो 7 ईयर का होता है RIDF के अंदर। रिपेमेंट कितने का होता है, 7 ईयर्स, ठीक है। इसमें 2 ग्रेस इंक्लूडिंग 2 ग्रेस डे, 2 दिन का ग्रेस दिया जाता है, ठीक है। और पेनल्टी रेट जो होता है बैंक रेट्स के बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्कीम के बारे में आपको ध्यान रखना है वो है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के बारे में पॉइंट ध्यान रखिए कि इसको कौन रेगुलेट करती है,
PFRDA क्या फुल फॉर्म है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये PFRDA है। एज कितना होना चाहिए APY के लिए? 18 to 40 ईयर्स। ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है आप या तो मंथली कर सकते हैं, मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या क्वार्टरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हाफ ईयरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं APY में। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों APY के बारे में टैक्स बेनिफिट जो है वो हमारा सेक्शन 80 CCD के अंदर मिलता है, टैक्स बेनिफिट ऑफ IT एक्ट, इसके अंदर टैक्स बेनिफिट ही मिलता है। और जो पेंशन का अमाउंट है वो हो सकता है आपका 1000 रुपया का हो, या 2500 का, 2000 का हो, या 3000 का हो, या 4000 का हो, या 5000 का हो। ये पेंशन का अमाउंट है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैंक को क्या इंसेंटिव मिलता है ये भी ध्यान रखिए APY के बारे में। इंसेंटिव टू बैंक, बैंक को क्या इंसेंटिव मिलता है? बैंक को 120 रुपया मिलता है पर अकाउंट। ठीक है। और कॉर्पस अमाउंट जो है वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। ठीक है। और स्पाउस जो होती है वो डिफॉल्ट नॉमिनी होती है, बाय डिफॉल्ट स्पाउस ही नॉमिनी होती है। ठीक है। ये अटल पेंशन योजना के बारे में पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पूरे रूरल बैंकिंग के सिलेबस से। चलिए उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और पॉइंट बता दूं। ठीक है। तो दोस्तों डेप्ट स्वैप स्कीम जो होता है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। इसको PMAY ग्रामीण कहते हैं। देखिए योजना से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपको योजना समझा रहा हूं। तो इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। ठीक है। इंदिरा आवास योजना इसका पहला नाम था, प्लीज रिमेंबर इट। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या था कि पक्का हाउस मिलेगा। ठीक है। जितने भी हाउसलेस पर्सन है 2022 तक। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका टारगेट ये था कि 20 मिलियन हाउस को तक मिल जाएगा। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। और फर्दर टारगेट क्या बनाया गया इसके बाद कि 2.95 करोड़ हाउसेस, इतने घर मिल जाएंगे। कब तक? 2024 के अंतिम तक। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है इसमें कुछ असिस्टेंस भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंट के बारे में ध्यान रखना है। यदि हम ये प्लेन एरिया की बात करें, प्लेन्स एरिया की बात करें तो असिस्टेंट जो है 1.20 लाख का है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो है लगभग 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। और यदि हिली एरिया है, ठीक है, तो उसमें 1.30 लाख का कंट्रीब्यूशन असिस्टेंट मिलेगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा 90% और स्टेट गवर्नमेंट का होगा 10%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो इसका की फीचर है वो मैं बता देता हूँ। बाकी फीचर, टॉयलेट किसके अंदर है? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। ठीक है, 12,000 का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 90 से 95 दिन का वेज लेबर प्रोवाइड किया जाएगा अंडर मनरेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन कितना का मिल जाएगा? FI यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाएगा हमें 70,000 तक का, मतलब 70,000 तक का लोन मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगा। और ये होता है हमारा DRI स्कीम के अंदर, दिस इज कॉल्ड DRI स्कीम। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, अब देखिए एक ये तो था हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। अब कुछ मैं पॉइंट आपको समझा देता हूँ एजुकेशन लोन के बारे में। ठीक है, एजुकेशन लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मार्जिन की बात कर लेते हैं।
तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ना, भारत में पढ़ने के लिए 5% है, ठीक है। और यदि विदेश में पढ़ेंगे, ठीक है, तो 5% फॉर इंडिया, और अब्रोड भी 5% है। ये था मार्जिन रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट। उसके बाद दोस्तों जो रिपेमेंट पीरियड होता है एजुकेशन लोन का, वो होता है 15 साल का, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का हमारा रिपेमेंट पीरियड होगा। एजुकेशन लोन के बारे में कुछ और पॉइंट देख लीजिए। 7.5 लाख तक का लोन यदि रहता है ना, तो कोई कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 7.5 लाख तक का लोन में कोई कोलेट्रल नहीं। और जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट यदि 4 लाख से कम तक का लोन है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पीएलआर पे बेसिस होता है, प्राइम लैंडिंग रेट जिसको बोलते हैं, पीएलआर, ठीक है। और यदि 4 लाख से ऊपर का एजुकेशन लोन है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा पीएलआर है और प्लस 1% एक्स्ट्रा लगता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया रिपेमेंट पीरियड कितने का होता है, 15 साल का होता है, ठीक है। उसमें कुछ आपको 12 महीना का मॉनिटोरियम पीरियड और कोर्स पीरियड के बाद दिया जाता है। यदि 4 लाख तक का लोन है, देखिए मार्जिन की बात करें तो यदि 4 लाख से कम तक का लोन है, तो उस केस में कोई मार्जिन नहीं लेना होता है। और यदि 4 लाख से ऊपर का लोन है, तो उस केस में मैंने आपको मार्जिन ऊपर बताया था ना, 5% वाला। और टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80E के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन 80E के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये था एजुकेशन लोन से रिलेटेड पॉइंट, वो है हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लोन स्कीम, ठीक है। तो ये एक योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो इसमें क्या है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स को लेने के लिए इंडिविजुअल को लोन दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊं, आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो कोई मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन नहीं होता है, नो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन, कोई मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्वांटम की बात करें तो कितना तक का लोन मिलेगा, 1.5 लाख मैक्सिमम, और मिनिमम कितना मिलेगा, 5,000, ठीक है। 1.5 लाख मैक्सिमम, 5 लाख मिनिमम। उसके बाद मार्जिन की यदि हम बात करें इस लोन के अंदर, मार्जिन जो है, तो जो कॉर्पस है उसका ऑफ 10%, 10% ऑफ टोटल कॉर्पस एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, टोटल कॉर्पस नहीं, टोटल कोर्स एक्सपेंडिचर, जितना कोर्स का खर्चा है ना, उसका 10% जो है वो मार्जिन लिया जाएगा, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा सिक्योरिटी की बात करें। सिक्योरिटी में ध्यान रखिएगा कि कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाता, नो कोलेट्रल, ठीक है। और उसके बाद एक NCGTC है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये 75% गारंटी को कवर करती है, 75% गारंटी को ये ट्रस्ट जो है वो कवर करती है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो फी होता है ना, जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो फी है वो होता है हमारा 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। तो जो भी हमारा लोन का अमाउंट है उसका 0.5%, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के बारे में। यदि हम बात करें मोरेटोरियम की, तो मोरेटोरियम जो होता है ना, वो यदि 1 साल तक का कोर्स है, यदि कोर्स ड्यूरेशन जो है 1 साल तक का है, तो उस केस में 6 महीना का हमारा मोरेटोरियम होता है, ठीक है। और यदि कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 1 साल से ज्यादा का है,
तो उस केस में दोस्तों हमारा जो मोरेटोरियम पीरियड होगा वो 12 महीना का होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद टेन्योर की बात करें, टेन्योर की बात करें तो यदि हमारा 50,000 तक का लोन है, 50,000 तक का लोन है तो 3 इयर्स का टेन्योर होता है, अप टू 3 इयर्स, ठीक है। और लोन अप टू 1 लाख, तो 1 लाख तक का लोन है तो उसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 इयर्स। और यदि 1 लाख से ऊपर का लोन है तो उसका जो टेन्योर होता है वो 7 इयर्स का होता है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट रिगार्डिंग द टेन्योर। चलिए, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं केसीसी के बारे में। केसीसी के बारे में पॉइंट समझ लीजिए। पहले कमिटी का नाम सुन लीजिए। कमिटी का नाम है आरवी गुप्ता कमिटी, ठीक है। तो ये कमिटी का नाम है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लीजिए, किस लिए ये लोन दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव को समझना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दूसरा क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, तो हार्वेस्ट के बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करता है, ठीक है। तीसरा है इसका रीजन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, ठीक है। और चौथा इसमें ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं केसीसी के लिए। So let's talk about the eligibility for this KCC loan. So eligibility is all farmers are eligible. And उसके बाद दोस्तों एसएचजी या हमारे जो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप होते हैं ऑफ फार्मर, ये सभी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फ्यूचर की बात करें, केसीसी की फ्यूचर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए, अप टू 3 लाख। तो 3 लाख तक में दोस्तों कोई कोलेट्रल नहीं होता है। देखिए 3 लाख तक का लोन मिलता है इसमें, ठीक है, नो कोलेट्रल अप टू 1.6 लाख, 1.6 लाख तक कोई कोलेट्रल नहीं, ठीक है। और इसमें जो इंश्योरेंस मिलता है उसको मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। केसीसी की बात हो रही है यहाँ पे। इंश्योरेंस जो मिलता है वो डेथ हो जाए या परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो उस केस में कितना का इंश्योरेंस रहता है, 50,000 का, ठीक है। और यदि बाकी केस है यदि, तो उस केस में कितना का इंश्योरेंस रहता है, 25,000 का इंश्योरेंस रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कितना का इंश्योरेंस है। प्रीमियम की बात करें तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं बैंक और एक तरफ हम लोग लिखते हैं बोरोवर। तो बैंक प्रीमियम 2 देगी तो 1 देगा, रेशियो होता है 2:1 का। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी होता है 5 इयर्स का और चाहे तो इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर फॉर 3 इयर्स। तो ये केसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए इसमें एक और चीज है स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए। जो हमारे मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए एक स्कीम की बात करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैक्सी केसीसी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, फ्लैक्सी केसीसी। तो फ्लैक्सी केसीसी में क्या है कि 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 9% का। जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन है इस फ्लैक्सी केसीसी स्कीम में, वो है कितना का, वो उसमें देखिए 2% होता है टू बैंक
प्लस 3% जो होता है वो किसका होता है, बोरोवर। ठीक है, ताकि कब होगा, जब प्रॉम्प्ट रिपेमेंट होगा। तो जब प्रॉम्प्ट रिपेमेंट होगा तो उस केस में इंटरेस्ट सस्पेंशन होगा, बैंक को 2% का और बोरोवर को 3% का। हम लोग फ्लैक्सी केसी स्कीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यदि 50,000 तक का है, ठीक है, तो MCLR प्लस 0.1%। यदि 50,000 से लेकर 2 लाख तक का है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा MCLR प्लस 0.65%। यदि 2 लाख से लेकर 3 लाख तक का है तो MCLR प्लस 1.9%। अब देखिए खरीफ, रबी और जैद। तो खरीफ होता है जुलाई से अक्टूबर, रबी होता है अक्टूबर से मार्च और जैद होता है मार्च टू जून। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर अमाउंट कैसे डिसाइड करते हैं ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। अमाउंट कैसे डिसाइड करते हैं तो मैं आपको अमाउंट भी बता देता हूँ, हाउ टू डिसाइड द अमाउंट। केसीसी के अंदर अमाउंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखिए स्केल ऑफ फाइनेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। स्केल ऑफ फाइनेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया प्लस 10% जो है वो जाता है 10% टुवर्ड पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, प्लस 20% जो है वो कहा जाता है टुवर्ड मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट। तो जो हमारे फार्म एसेट है उसको मेंटेनेंस करने में 20% जाता है। इस प्रकार से आप अमाउंट निकाल सकते हैं केसीसी का, राइट। चलिए उसके बाद दोस्तों जो ये केसी था, नेक्स्ट योजना के बारे में आपको बता दूं दोस्तों। सारा मैं कवर कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर टॉपिक में। नेक्स्ट योजना है PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो इसमें याद रखिए शिशु के लिए 50,000 तक का। ठीक है, उसके बाद किशोर अप टू 5 लाख और तरुण कितना का है, अप टू 10 लाख। ठीक है, और इसमें मुद्रा बैंक बनाया गया है। और ये जो मुद्रा बैंक है किसका सब्सिडरी है, ये सिडबी का सब्सिडरी है। ठीक है, PMMY के बारे में याद रखिए। उसके बाद दोस्तों एक लोन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फार्म मैकेनाइजेशन या ट्रैक्टर लोन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है इस लोन के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, तो 8 एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड, या तो 8 एकड़ हो इरिगेटेड लैंड का या 12 एकड़ हो अनइरिगेटेड लैंड। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। मार्जिन की बात करें हम लोग, इफ यू टॉक अबाउट द मार्जिन, तो मार्जिन कितना का है, तो देखिए 15% का मार्जिन लिया जाता है किसके लिए, नए ट्रैक्टर्स के लिए। ठीक है, प्लस 35.33 फॉर सेकेंड हैंड। ठीक है, तो इसको ये जो है हमारा किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो रजिस्टर्ड विथ RTA। इसको अप्रूवल किससे मिलेगा, अप्रूव्ड बाय, ठीक है, ट्रैक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ICAR समझते हैं ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और रिपेमेंट का पीरियड की बात कर ले हम लोग इस पार्टिकुलर लोन के लिए, जो रिपेमेंट पीरियड है वो है 9 साल है, 9 years फॉर न्यू एंड 4 years फॉर सेकेंड हैंड। ठीक है, ये रिपेमेंट पीरियड है, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट योजना है वो है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए बेसिकली ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप की यदि हम बात करें तो इसमें इंश्योरेंस कितना का मिलता है? खरीफ क्रॉप में इंश्योरेंस 2% का, और यहाँ हम लोग प्रीमियम लिखते हैं। यदि रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप में इंश्योरेंस मिलता है 1.5% का। यदि कॉमर्शियल क्रॉप की बात करें तो कॉमर्शियल क्रॉप में इंश्योरेंस मिलता है 5% का। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करें तो इसमें इंश्योरेंस मिलता है 5% का। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद, वो है रूरल गोडाउन। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है? इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी कैपेसिटी होती है 100 मैट्रिक टन टू 1000 मैट्रिक टन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अमाउंट ध्यान रखना है। अमाउंट है दोस्तों 75% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये रूरल गोडाउन के बारे में। उसके बाद एक योजना के बारे में सुनिए, सब्सिडी ग्रामीण ठीक है, तो ये कुछ स्कीम के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक है एसएचजी बैंक लिंकेज, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएचजी बैंक लिंकेज। तो देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आपका सेविंग टू लोन रेशियो है, सेविंग टू लोन रेशियो, ये कितना का होना चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर? तो 1:1 से लेकर 1:4 तक होना चाहिए। ठीक है, इसके में एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अप टू 25,000 रुपया जो है, अप टू ₹25,000 पर मेंबर, एक मेंबर में। ठीक है, और कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, नो प्रोसेसिंग चार्ज। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम में, तो किसी सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों माइक्रो फाइनेंस लोन की बात करें यदि हम, तो माइक्रो फाइनेंस लोन में ध्यान रखिए। तो माइक्रो फाइनेंस लोन में क्या पॉइंट ध्यान रखना है? तो ये बेसिकली ये हमारा कोलेट्रल फ्री लोन होता है। ठीक है, किसे दिया जाता है? दिया जाता है ये हाउस होल्ड को। ठीक है, जिसका इनकम एनुअल इनकम जो है 3 लाख से कम है, उसे माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा आपका एनबीएफसी एमएफआई। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि मिनिमम 75% ऑफ नेट एसेट एज क्वालिफाइंग एसेट, मतलब टोटल नेट एसेट का कम से कम 75% जो है क्वालिफाइंग एसेट होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया है क्वालिफाइंग एसेट, ये क्या होता है इसको देख लीजिए। क्वालिफाइंग एसेट जो होता है उसे ही माइक्रो फाइनेंस लोन मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझ लीजिए। ठीक है, बेसिकली वीडियो बनाया गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एक है कमिटी ऑन, पूछा जाएगा बताइए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमिटी कौन सी है? तो इसका नाम याद रखिएगा, कमिटी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, उसका नाम है डॉक्टर सी रंगाराजन। ठीक है, डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी जो है, कमेटी है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। देखिए कुछ कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा, ये पहला कमेटी है। दूसरा कमेटी आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो 7S रिफॉर्म्स, इस पे कौन सी कमेटी है? तो रघुराम राजन।
तीसरा पॉइंट पूछा जाएगा कि नाबार्ड से रिलेटेड कौन सी कमेटी है। तो नाबार्ड से रिलेटेड जो कमेटी है वो है डॉक्टर बी शिवारमन कमेटी। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा वो आरआरबी से रिलेटेड है। ये कब आया था? ये आया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को। कौन सी कमेटी थी? तो नरसिम्हन कमेटी थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें 50% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक होता है। उसके बाद 15% जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है। बाकी 35% जो है शेड्यूल बैंक का स्टेक होता है। ठीक है, तो ये 3 कमेटी ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों पंचायत राज, इसमें कौन सी कमेटी है? तो बीजी मेहता कमेटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पंचायत राज इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हैदराबाद में है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों रूरल इंडेप्टनेस, इससे रिलेटेड कौन सी कमेटी है? तो प्रोफेसर राधा कृष्णन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर दोस्तों एक है हमारा एमएफआई सेक्टर। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर से रिलेटेड एक कमेटी पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें याद रखिएगा YH मालेगाम कमेटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि लीड बैंक स्कीम का कौन सी कमेटी है? LBS बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गार्डगिल स्टडी ग्रुप। ठीक है, लीड बैंक स्कीम से है। और एक है और दोस्तों नरीमन कमेटी। ये सब कमेटी ध्यान रहेगा आपके, एकदम ध्यान रखना है। उसके बाद आप दोस्तों एक पॉइंट आपको रिवाइज कर देता हूँ लीड बैंक स्कीम के बारे में। ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लीजिए लीड बैंक स्कीम। ठीक है, कब आया था? तो आया था ये दिसंबर 1969 में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले याद रखिए BLBC क्या होता है? फुल फॉर्म ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमेटी। BLBC होता है ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमेटी। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? तो बेसिकली जो इसमें कौन होते हैं ना, इसमें हमारे हाँ, तो बेसिकली इसे क्वार्टरली इसका इंटरवल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो हमारा जो LDM होते हैं ना, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है, वो इसके चेयरमैन होते हैं। ये पहले पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका जो मीटिंग होता है ना वो क्वार्टरली इंटरवल पे होता है। ये सब पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। BLBC आपने समझ लिया। चलिए उसके बाद BLBC के बाद जो आपको ध्यान रखना है वो है DCC। ये क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, तो DCC बोलते हैं इसे। तो इसमें इसका भी जो होता है क्वार्टरली इंटरवल पे होगा मीटिंग। ठीक है, और इसके जो LDM होते हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वही चेयरमैन होते हैं। चलिए ये 2 पॉइंट ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद दोस्तों एक होता है DLRC। ये क्या होता है? ये होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमिटी। ठीक है, एक होता है हमारा SLBC। ये क्या होता है? स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। ठीक है, तो इसका भी जो मीटिंग होता है वो कैसा होता है? पूछा जाता है मीटिंग कब होता है, तो क्वार्टरली मीटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक होता है CD रेशियो। क्या होता है हमारा? CD रेशियो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसको शॉर्ट में हम लोग CD रेशियो भी बोलते हैं। तो CD रेशियो जो है 60% अचीव कर लेगा। कहां पे? रूरल एरिया में। और कहां पे? सेमी अर्बन एरिया में। ठीक है, 60% क्रेडिट डिपॉजिट रिसीव कर लेगा। एक अप्रोच है जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस एरिया अप्रोच। ये क्या होता है? ये इसे डिसकंटिन्यू कर लिया गया 2004 के बाद। 2004 के बाद ये डिसकंटिन्यू कर लिया गया। अब केवल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए ही एप्लीकेबल है।
जो हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, वहीं पे ये अप्रोच एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए लीड बैंक की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला होता है हमारा PLPs, ये क्या होता है, पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान। फिर होता है हमारा ACPs, ये क्या होता है, एनुअल क्रेडिट प्लान। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है लीड बैंक स्कीम के रिगार्डिंग। तो RIDF मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्लियर किया है। CGT-MAC क्लियर किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फैलो लैंड को देख लीजिएगा। फैलो लैंड से रिलेटेड अच्छा देखिए कुछ पॉइंट मैं बता दूं, एक दो पॉइंट और मैं समझा देता हूं। देखिए एक टर्म है NIRD, ये क्या होता है, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद में है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, फिर रेवेन्यू मार्जिन, कौन सा विच सीड फार्मर कांट ग्रो, ठीक है, रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर SHG, ये देख लीजिएगा। RBs एक्ट कब आया, 1986 में आया। ठीक है, SDI के जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, SDI इंडिकेटर्स। और उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कितना कितना है लिमिट, वो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लिमिट कितना है, लाख में और करोड़ में, वो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लिमिट। तो सबसे पहले लोन टू इंडिविजुअल, लोन टू इंडिविजुअल तो 1 लाख ये लिमिट है। दूसरा डिस्ट्रेस पर्सन, तो उसमें भी दोस्तों लिमिट कितना है, 1 लाख का लिमिट है। इसमें डिस्ट्रेस फार्मर को हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फिर इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी, तो इसमें भी कितना है, 1 लाख है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो तो 10 लाख का लिमिट है, ये इंडिविजुअल के लिए है। और यदि बड़ा प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट है और रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो उसमें दोस्तों 30 करोड़ का लिमिट है। ठीक है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर लेने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन लोन, ये लिमिट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन लोन के लिए जो लिमिट है वो 20 लाख तक का लिमिट है रिन्यूएबल एनर्जी, ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में। ठीक है, लोन टू NBFC, तो एक हमारा एग्रीकल्चर वाला आएगा, एग्रीकल्चर वाले में 10 लाख तक का हमारा प्राइवेट सेक्टर में आता है। और लोन टू NBFC यदि माइक्रो और स्मॉल है तो उस केस में दोस्तों 20 लाख तक का लिमिट प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, हाउसिंग लोन, इसको मैं अगले स्लाइड में लिखता हूं। तो दोस्तों हाउसिंग लोन पे जो लिमिट है ना, वो डिपेंड करता है किस एरिया में है। यदि मेट्रोपॉलिटन में है, ठीक है, तो 35 लाख तक का। ठीक है, और अदर एरिया में है वो 25 लाख तक का। ठीक है, और यदि रिपेयर करना है या रिनोवेट करना है तो उस केस में दोस्तों 10 लाख तक का। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। आपको प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का लिमिट कितना है। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट फार्मर के लिए 2 करोड़ तक का है, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 40 करोड़ तक का है, स्टार्टअप के लिए 50 करोड़, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका ये 100 करोड़ का है। तो ये सब आपको याद रखना है कितना कितना लिमिट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। होपफुली मैंने सारा पॉइंट क्लियर किया है। इसको एक बार और वीडियो को देख ले, और यदि आपको किसी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।